तो स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी के बीच 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लगातार इन सभी प्रश्नों को कर जाते हैं तो एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट तक वीडियो तक के बने रहेंगे तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखते हुए देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने टोटल चैप्टर वाइज क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है। आप सभी इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे। मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और अधिकांश बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहे हैं, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देते चलिए। और यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हैप्सनबर्ग और अर्लियान्सबर्ग, बोर्बो वंश, राजारशाही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोर्बो वंश, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिपेटारिया या डायट? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। आप सभी दे रहे हैं कार्बोनरी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर जल्दी से बताएंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप सभी जानते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे का क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक? जल्दी से आंसर बताएंगे और आंसर बताते के साथ इस क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाता है तो जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे का नाविक था, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लुई अठारहवां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय या बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य की स्थापना की थी या निर्माण किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? यहाँ पर दिया है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की या विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की। तो आप सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा व्यापारियों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1864, 1866, 1870, 1871। तो इन 4 ऑप्शनों में अपना सही उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, नेपल्स की संधि कब हुई? सॉरी, नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1820, 1821, 1822, 1823। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई, ठीक है। आप सभी नेक्स्ट प्रश्न का देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए और यहाँ पर लिखा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है,
1835, 1832, 1842, 1830। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या उभरा? यूनान। ठीक है, चलिए नंबर प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832 या 1815, 1810 और यहाँ पर सी ऑप्शन है 1831। तो आप सभी जानते हैं कार्बोनरी संगठन जो हुआ था 1810 ईस्वी में हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंडियानो पुल की संधि कब हुई? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं 1828 में, 1829, 1830, 1931। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। और एंड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो याद रखेंगे तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में एंड्रियानो पुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है एंड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो अभी मैंने बताया आप सभी को तुर्की और रूस के बीच हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ पर दिया है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन, फ्रांस और प्रसा और रूस। आप सभी को चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है? तो आप सभी जानते हैं कि सेडान का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्णतः आधिपत्य था? ये आपके मॉडल पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आया था। यहाँ पे चार ऑप्शन है कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। तो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो याद रखेंगे रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी इसको जल्दी से, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं और इसको निकाल करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से इसको अध्ययन भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 20 नंबर, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि सेडान के में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? इस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेडान के युद्ध के नाम से जानते हैं। अभी हम लोगों ने दो तीन प्रश्न पूछा कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, और सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूनान। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। आप सभी अगर इस सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपको इस फर्स्ट चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। 22 नंबर क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया। चार ऑप्शन है, मैजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी या बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। तो याद रखेंगे युवा इटली संस्था का जो विकास किया मैजनी ने किया, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिक। ये प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ये एग्जाम में आता है। याद रखेंगे बिस्मार्क जो था कूटनीतिक था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर या विक्टर एमेनुअल या विलियम प्रथम।
आप सभी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे और 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एमैनुअल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लॉर्ड बायरन या कारतूथ या फ्रांसिस ड्रिक या विलियम प्रथम। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में जो आपको सही आंसर लगे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। गलती करेंगे तभी सीखेंगे, अगर गलती नहीं करते हैं तो नहीं सीख पाएंगे। आप गलती एक बार यहाँ पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती यहाँ पे गलती करने के बाद नहीं होगा। इसीलिए आप लोग गलत या सही जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप लोग जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाल्वेराइन जल 26 नंबर प्रश्न है, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेराइन की स्थापना जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया या फ्रांस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसा ने किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट और इस बार 2024 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली, मैंग्यार, पोलिश या फ्रेंच? जल्दी से बताएंगे, या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्यार थी। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी, तो याद रखेंगे मैंग्यार थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आप सभी जानते हैं, रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? जल्दी से कमेंट में बॉक्स में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की। कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी है जर्मनी। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। याद रखेंगे, मरियान जो था फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ठीक है, चलिए इस यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है 30 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, यूरोपीय सभ्यता, बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यूरोपीय सभ्यता का यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? जल्दी से आंसर बताएंगे। 1688, 1707, 1788 या 1807? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का किस राजवंश का शासक था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और एग्जाम में पूछे जाएगा प्रश्न, और ये पूछा गया है, ट्यूडर या स्टुअर्ट या बुर्बो या रोमानो? आप सभी जानते हैं कि जितने भी एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है वो सभी प्रश्नों को लिया गया है, तो जल्दी से बताएं। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बुर्बो वंश का। 33 नंबर है, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1789, 1791, 1801, 1804। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। आप सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बता रहे हैं, ऑप्शन डी 1804 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 35 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे पूछा जाता है कि वियना कांग्रेस में कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित हैं? तो याद रखेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वियना कांग्रेस में जर्मनी शामिल नहीं थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और की तरफ बढ़ेंगे, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? 4 ऑप्शन है, रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या ऑस्ट्रिया ने? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस ने। ठीक है, चलिए यहाँ पर अच्छा प्रश्न है,
और एग्जाम में मोस्ट रिपोर्टेड प्रश्न है। याद रखेंगे, यंग इटली की संस्थापक कौन था? जायोवर्टी, काबूर, मैजनी या गैरिबाल्डी? जल्दी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरीय और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है मैजनी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैजनी। ठीक है, यह क्वेश्चन आप सभी को बता दें, काबूर, गैरिबाल्डी और मैजनी के कार्यों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काबूर, गैरिबाल्डी और मैजनी के कार्यों की व्याख्या करें, और एक क्वेश्चन 5 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है कि 38 नंबर, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? याद रखेंगे, लुई 16वां, नेपोलियन पापा ने, या लुई नेपोलियन ने, या चार्ल्स दसम ने? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स दसम की यह कथन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उन्होंने, चार्ल्स दसम ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा है कि लकड़ी काटना पसंद करूंगा। याद रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रसा का शासक कौन था? 4 कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी जानते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है नेपोलियन तृतीय, विक्टर एनुअल, सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। आप सभी बता रहे हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये प्रश्न इतना है कि आपको दोनों शिफ्टों में, या शिफ्ट 1 की बात करें या शिफ्ट 2 की बात करें, दोनों शिफ्टों में से किसी एक शिफ्ट में आ जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और जल्दी से बताने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अब 41 नंबर प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी की किस संघ की स्थापना की? यहाँ पे टेस्पेंडेंट संघ, या सिस्पेलाइन संघ, या राइन संघ, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी शुरुआत में ही पढ़े थे कि जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। यानी जर्मनी ने किस संघ का स्थापना किया था? तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइन संघ। ठीक है, आप सभी इस प्रश्न को देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र बना? मतलब स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, वियना की संधि द्वारा, या कुस्तुनतुनिया की संधि, प्रांग की संधि, या एड्रियानोपुल की संधि? 42 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा ही जो यूनान जो है एक राष्ट्र के रूप में क्या हुआ? स्थापना हुई, यानी एक राष्ट्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। 43 नंबर है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मैजनी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी? आप सभी को मैंने बताया कि काबूर, मैजनी और गैरिबाल्डी के कार्यों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी इनको अच्छे तरीके से एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार में पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मैं तो पढ़ाऊंगा ही। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बता देंगे आप सभी। तो इस सभी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न है, नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, या ब्रिटेन में? जल्दी से 44 नंबर क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इटली में हुआ था। नो गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, मेटरनिक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, या रूस का जार? रूस का जार। रूस में राजा को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक हुआ करता था। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1810, 1815, 1830, या 1848? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप सभी जानते हैं कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में हुई थी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, या संवैधानिक राजतंत्र? आप सभी जानते हैं
1830 के बाद से फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई? यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, बिस्मार्क, काबूर ने, मैजनी ने या गैरिबाल्डी ने। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल के बाद से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। रक्त और लौह की नीति की किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फेर्डिनांड विलियम चतुर्थ ने या विलियम प्रथम ने या गैरिबाल्डी ने? तो आप सभी जानते हैं रक्त और लौह की नीति जो था बिस्मार्क ने अपनाई। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ पे 4 प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, क्रीमिया का युद्ध, सुडाओ का युद्ध या पर्शिया, डेनमार्क या सेडान का युद्ध। जल्दी से बताएंगे 51 नंबर प्रश्न का आंसर। तो आप सभी जानते हैं सेडान के युद्ध के बाद सेडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो डेनमार्क का संधि या ग्रेस्टीन की संधि या प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि। यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े कि किस युद्ध के बाद बोले तो याद रखेंगे सेडान के युद्ध के बाद, या सेडान के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखेंगे आप सभी कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, और इसका लास्ट हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे और इसके जस्ट 7:30 बजे हम लोग फिर आएंगे इसी चैनल पे, और आने के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। चलिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे उस सारे प्रश्नों को देखेंगे। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या विक्टर एनुअल या विलियम प्रथम? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन तृतीय हुआ करता था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को या लुई ब्ला को। ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स को। तो आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक होता है माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्ल मार्क्स, स्टोलिन, ट्रॉट्स्की या केरेंस्की। चारों ऑप्शनों में से सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1863 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 1864 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बता रहे हैं ऑप्शन ए, यानी 1861 ईस्वी। ठीक, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1844, 1848, 1868, 1871। तो आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हैं कि 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार आता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो इस प्रश्न मिलेगा आपको। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन की वार एंड पीस की रचना किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कार्ल मार्क्स है या स्टोलिन है या दोस्तोयेव्स्की है या एंजेल्स है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं कि टोलस्टॉय जो है वार एंड पीस के क्या है, रचनाकार है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन है, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस के सम्राट को
रूस मतलब जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस में जार, यानी जार को वहां पे, राजा को वहां पे, सम्राट को या जार कहा जाता है। सातवां ऑप्शन है, सातवां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली और रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं ऑप्शन बी, यानी जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी बताना है आप सभी को। चार ऑप्शन है, रूस में या फ्रांस में या जर्मनी में या लंदन में। इस प्रश्न का सही आंसर देंगे तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, पहला है 1864, 1867, 1883 या 1889। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सही बता रहे हैं कि 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई। नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामंतवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का चार ऑप्शन दिया गया है, रूस में, जापान में या चीन में या क्यूबा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं कि रूस में सामंतवादी शासन का प्रयोग, पहला प्रयोग हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चेका क्या है? चेका क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख सकते हैं चेका क्या है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, देखिए बताइए आप सभी क्या है। पहला ऑप्शन है, सेना की टुकड़ी, पुलिस दास्ता या पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सब बता रहे हैं कि पुलिस दास्ता है। चेका एक पुलिस दास्ता है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि चेका का गठन किसने किया था, ठीक है। तो चलिए आप सभी 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं है? यूरोपियन समाजवादी नहीं है। चार ऑप्शन है, लुई ब्लास, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। तो इस प्रश्न का सबसे पहले आंसर आप सभी बताएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? चार ऑप्शन दिया गया, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905 ईस्वी में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, और बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेनिन की मृत्यु, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 ईस्वी, 1922, 1923 या 1924। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए, 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या 8 मार्च। तो आप सभी जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि वेस्टलिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? वेस्टलिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रूस और इटली, दूसरा ऑप्शन है रूस और फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है रूस और इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है रूस और जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं कि ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी जो थी, जर्मनी के बीच वास्टोलिट की संधि हुई थी, वेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टोलिन या प्लेखानो या लेनिन या टॉलस्टॉय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बता रहे हैं कि प्लेखानो जो था पहला रूस का समाजवादी था, ठीक है। अगला, इस चैप्टर में दो चीज बहुत ही बार पूछा गया है, कार्ल मार्क्स की जन्म, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन है, 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1825, 1838। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बता रहे हैं, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 1818। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, रास्पुटिन कौन थे? चार ऑप्शन है, भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक या समाज सुधारक या दार्शनिक। तो इन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रष्ट पादरी थे रास्पुटिन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लेनिन ने वेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो हम लोगों ने देखा था कि वेस्ट लिटोवस की संधि जो हुई थी अभी कुछ देर पहले, कि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बताएं क्या होगा? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सब बता रहे हैं कि जर्मनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई?
चार ऑप्शन दिया गया 1921, 1923, 1920, 1924। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बताएंगे। तो आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हैं। ऑप्शन है 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजेल्स या दोस्टोवस्की या टोलेस्टॉय या कार्ल मार्क्स? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। पहला है राजनीतिक समानता पर, या दूसरा नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, या आर्थिक समानता पर। तो आप सभी जानते हैं कि समाजवादी दर्शन जो है आर्थिक समानता पर बल देता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रूस के सम्राट को कहा जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। आप सभी बताएंगे, फराओ, जार, राजा या रीजेंट। तो आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, केमिंटन की स्थापना की का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार, क्रांति का प्रचार, या पूंजीवाद का प्रचार, या समाजवाद का प्रचार? तो इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, क्रांति का प्रचार करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी जानते भी हैं, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग ऑप्शन में देंगे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। आप सभी बताएंगे कि कब मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी बता रहे हैं इस प्रश्न का सही आंसर कि 1 अप्रैल को, ठीक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर 2023 के एग्जाम पे में आया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जब मॉडल पेपर सॉल्व किया था तो इसमें उस प्रश्न मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है दास कैपिटल, वार एंड पीस, एस पार्क, या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं कि दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? जेन, दोस्तोवस्की, या एंजिल्स, या टोलस्टॉय? 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजिल्स के साथ मिलकर के कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जेरीना किस देश की राजकुमारी थी? चार ऑप्शन है इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं आप सभी कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जरीना थी, जो कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी हुआ करती थी। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, फोरियर, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, या सेठ साइमन। तो इस प्रश्न के सही उत्तर आप सभी बता रहे हैं कि सेठ साइमन जो थे फ्रांसीसी समाजवादी के विकास के जन्मदाता है। इस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काम के अधिकार की संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो याद रखेंगे, बताना है सोवियत संघ में मिला, या अ, जर्मनी, या इंग्लैंड, या फ्रांस। तो इस प्रश्न के सही आंसर आप सही बता रहे हैं कि सोवियत संघ में। अप्रैल थीसिस किसकी रचना, किसके ने तैयार किया? एग्जाम में ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें जितने भी प्रश्न है सारे के सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड चैप्टर है अप्रैल थीसिस की रचना जो थी लेनिन ने की थी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था किसमें, मॉडल पेपर में। आप सभी मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, जाकर मॉडल पेपर देखेंगे, वहां से 80 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया गया है, उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। 8 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चार ऑप्शन है, स्टोलिन, लेनिन, ट्रोट्स्की, या खुर्चेव। तो आप सभी इस प्रश्न के सही उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सही बता रहे हैं, लेनिन ने 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? पोलखानोव, या टॉलस्टॉय, या गोरकी, या तुर्गनेव? तो आप सभी इस प्रश्न के सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन सी, गोरकी। ठीक ना, जो थे माँ उपन्यास के लेखक थे। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, या नवंबर की क्रांति। तो आप सभी इस प्रश्न के सही उत्तर जानते हैं, क्या होगा? अक्टूबर की क्रांति को ही रूस की 1917 की क्रांति, या रूस की 1917 की पहली रूस की क्रांति का के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए, स्टोलिन, लेनिन, पुरखानेव या इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर आप सही बता रहे हैं कि लेनिन है। ठीक है, प्रधान कौन था? लेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1789, 1827, 1830, 1833। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सही बता रहे हैं कि 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द को पहली बार प्रयोग किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे और ये अगला प्रश्न जो है आपके मॉडल पेपर में मिल जाएगा, और आपके मॉडल पेपर में पूछा गया था चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, और उसमें इसका जिक्र भी किया गया है। आप बताएंगे, अगर आपने मॉडल पेपर देखा है तो बताएंगे कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था या फ्रांस में या रूस में या जर्मनी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। मैंने बताया था कि ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे के सारे प्रश्न है। 39 नंबर है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या पोलैंड में। तो आप सभी 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। आप सभी बता रहे हैं कि रूस में सबसे पहले जो हुआ था, विश्व में साम्यवादी शासन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। सो ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वार्जिन पशवाल स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है लीडो टोल्स्टॉय, युवरान तुर्गनेवी या फ्योदोर दोस्तोयेवस्की या मैक्स मैक्सिम गोर्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवान तुर्गनेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41वां, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताने आपका पहला क्वेश्चन है क्रेंस्की, ट्रस्ट की दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है लेनिन, चौथा ऑप्शन है स्टोलिन। तो इस प्रश्न के सही आंसर आप सभी बता रहे हैं। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आप सभी इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से वीडियो को अच्छे तरीके से समझेंगे, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन है पीटर एलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम 2024 में प्रश्न छपेगा, पक्का छपेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय, जो था 1917 की क्रांति का समय जार के शासक हुआ करता था। ठीक है, देखेंगे खोलवेज की योजना किसने प्रारंभ की थी? पहला ऑप्शन है लेनिन, स्टोलिन, निकिता क्रुश्चेव या लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव ने किया था। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सही बता रहे हैं कि स्टोलिन ने ही कोलखोज की योजना पर आरंभ किया था। समयावधि घोषणा पत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लियो स्टोलिन, मैक्सिम गोर्नी, लेनिन या कार्ल मार्क्स। तो आप सभी 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बता रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने ही समयवादी घोषणा पत्र की लेखक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग इस प्रश्न को सही से पढ़ के जाइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1947 की क्रांति 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? पहला ऑप्शन है जार की निरंकुश शासन, दूसरा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? पहला ऑप्शन है जार का निरंकुश शासन, दूसरा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, दूसरा राष्ट्रपुतीन की भूमिका, किसानों का असंतोष। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं कंबोडिया, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा या मॉडल पेपर में इस सारे प्रश्न मिल जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे पुर्तगाली,
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी शासक वर्ग क्लोन, या ऑप्शन डी जनरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं, क्लोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? क्लोन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सियासुन कहाँ के शासक थे? चार ऑप्शन दिया गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड। लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं कि नरोत्तम सियासुन, नरोत्तम सिहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। यानी इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हुआ है, यानी बार बार आया है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? हो ची मिन, फान वोई चाउ, हुआंग या त्रिभु। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा फान वोई चाउ। एग्जाम में हर बार पूछा है, दोनों सेटों में एक बार एग्जाम में आया है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो याद रखेंगे फान वोई चाउ। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्षता समझौता। धर्मनिरपेक्ष समझौता। आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं, हनोई समझौता। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हनोई समझौता क्या है। तो याद रखेंगे, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच, किसके बीच हुआ था हनोई समझौता? याद रखेंगे, फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को हनोई समझौता कहते हैं। आप सभी इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। और हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, मार्च 1946। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, रसेल, होसिमिन, नरोत्तम सियासुन या रूसो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सही बता रहे हैं, रसेल ने अदालत लगा करके वियतनाम को युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिंद चीन क्षेत्र के युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थ या क्रांतिकारी धार्मिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं, क्रांतिकारी और धार्मिक था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिनेवा समझौता कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीटेड होता है। याद रखेंगे, जिनेवा समझौता कब होता है? तो 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न को जल्दी से आप लोग इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे और जितने भी आपके ग्रुप है, या टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी जगह शेयर कर देंगे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ तैयार करने में आप सभी को बहुत समय लगता है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ कब? पूर्ण हुआ बता देना है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो याद रखेंगे 1875 ईस्वी में वियतनाम की एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सभी जल्दी जल्दी इसका आंसर देते चलेंगे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जुनगुएन आई, होचिमिन, बाओदाई या फांचू तिन्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं, जोनगुएन आई। 13 नंबर क्वेश्चन है, दियन फुएन के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं, फ्रांस जो था दियन बियन फू के युद्ध में हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई का नेता कौन थे? हान वोई चाउ, होशिमिन, कुआंग दे या शुआन फुमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सही बता रहे हैं, ऑप्शन है फान वोई चाउ। क्रांतिकारी संगठन दुईयान होई के नेता थे। दुई तान होई के नेता कौन थे? फान वोई चाउ। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया?
तो इस प्रश्न को सही आंसर आप सभी बता रहे हैं। 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन पर अपना अधिकार क्या कर लिया, जमा लिया। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। एस्कॉर्स विद्रोह कब हुआ? एस्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868, 1872, 1866 या 1864? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में एस्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया? चार ऑप्शन, मलक्का, अनाम, तोकिन या अंकोरवाट। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलक्का में पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे सभी। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? वियतनाम युद्ध जो हुआ था किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय समाप्त हुआ? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज एफ कैंडी या एफ रूजवेल्ट? तो आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हैं। निक्सन के समय वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार आता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या दार्शनिक? आप सभी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि पथ प्रदर्शक होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943, 1944, 1945, 1946? तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं। 1945 ईस्वी में वियतनाम वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अंकुर वाट का मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट और 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन छपने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन है। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक क्वेश्चन आएगा, दावे ठोक के साथ मैं कह सकता हूँ कि अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आप जाकर के प्रीवियस ईयर देखें और एक क्वेश्चन ना मिले, 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। पहला ऑप्शन है श्रीमान श्रीमान रे या काबू स्वयंभाऊ ने या सूर्य वर्मा द्वितीय ने या नरोत्तम सियासु ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकुरवाट मंदिर के का निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अमेरिका ने रबड़ के बगान किस प्रकार रसायन का छिड़काव किया? जहरीला या नापाम या एजेंट ऑरेंज या माइली? अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं, जहरीला। जहरीला कैसा? जहरीला रसायन का मतलब छिड़काव किया। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1862, 1863, 1873, 1874? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं 1863 ईस्वी में, जो कि सही आंसर है। ठीक है। लाल खामेर सेना किसकी थी? कैप्टन कांगली या सिहानुक या पोलपोट या हैंग शामरीन का? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सही बता रहे, सिहानुक की लाल खामेर सेना थी। नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? पहला, सैनिकों को शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए या धार्मिक शिक्षा देने के लिए या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम के में टोकिंग फ्री स्कूल का उद्देश्य जो था वियतनाम के टोकिंग फ्री स्कूल में पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नियोलियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वियतमिन, वियतांग या फर्थेड लाओ या जनरल लो नोल की? तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं, फर्थेड लाओ की पार्टी थी। फर्थेड लाओ की पार्टी थी। वियतनाम में 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? यहाँ पर आप सभी इस प्रश्न को देखकर आए हैं और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन गुएन आई ने किया था। किसने किया था? जॉन गुएन आई ने किया था। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1954, 1968, 1974, 1975। आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं। 1975 ईस्वी में संयुक्त वियतनाम का गठन किया गया था। हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणाता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणाता कौन था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में सही आंसर आप लोग टिक कर रहे हैं। ऑप्शन ए हुइंग फुसो जो था हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणार्थक था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी मोस्ट रिपीटेड है। जिस तरीके से मैंने दावा ठोक कर कहा था कि ये प्रश्न 2024 में आएगा, तो याद रखेंगे ये प्रश्न भी 2024 के किसी न किसी सेट में आएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन ए क्या है? हिंदचीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? याद रखेंगे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, 3 ऐसे देश हैं जो हिंदचीन क्षेत्र में आते हैं। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर जो चीन दिखाई दे रहा है उसको हटा देते हैं आप सभी, तो याद रखेंगे वही आंसर हो जाएगा। आपको हर एक ऑप्शन में चीन देगा, लेकिन चीन वाला जिसमें नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। हिंदचीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट जो हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को समझना है। सरकारी नौकरियों को वंचित करने के विरुद्ध, उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रतिबंध के विरुद्ध, या प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, या ईसाईयत के विरुद्ध। ईसाईयत के विरुद्ध वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है वुडरो विल्सन के शासनकाल, रूजवेल्ट के शासनकाल, या कैनेडी के शासनकाल, या निक्सन के शासनकाल में। तो यहाँ पे 32 नंबर का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं। कैनेडी के शासनकाल में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर, वियतनाम में टॉकिंग प्री स्कूल की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें आप सभी आएंगे और क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस हम लोग सारे 80 प्रश्नों को लेकर के आएंगे इसके बाद इस वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है, आप प्रीमियर क्लास में देख सकते हैं कि कितने बजे होगा और एक एक करके हर एक पेपर का हम लोग करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना हुई, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को ये प्रश्न कराए थे और आप सभी जानते हैं कि हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंद चीन में कौन कौन से देश नहीं आता है। आप सभी को मैंने अभी बताया था कि चीन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया 3 देश आते हैं, बाकी चीन नहीं आते। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है बुओदाई, होचिमिन, फान वोइचाउ, या कुआंग दे ने, यानी 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं। होची मिन ने ही वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर बताएंगे आप सभी, इंडो चाइना को किस देश के ने अपने उपनिवेशी के रूप में विकसित किया? यहाँ पे पहला ऑप्शन डच, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है फ्रांसीसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं ऑप्शन डी फ्रांसीसी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है फ्रांसीसी। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं। अभी इस प्रश्न को हम लोगों ने किया था, यानी जो पुर्तगाली थे जो हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी थे या पहले यूरोपीय थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लियांग कीचाओ कौन था? चीनी सुधारक, या जापानी दार्शनिक, या वियतनामी क्रांतिकारी, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर जानते हैं कि चीनी सुधारक लियांग कीचाओ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन काल में, यहाँ पे प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन है चिली, दूसरा है भारतीय, तीसरा जापानी, चौथा है मंगोल। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं, ऑप्शन है चीनी सभ्यता का असर पड़ा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद से मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी क्वेश्चन बैंक जल्दी से जल्दी खरीद लेंगे और सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। आप सभी को सब्जेक्टिव प्रश्न भी कराए जाएंगे, जिससे 40 प्रश्न, आपको 80 में 80 अगर सोशल साइंस में लाना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और हर एक सब्जेक्ट में। अब इसके बाद हम लोग साइंस की तरफ भी बढ़ेंगे। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1842, 22, 1858, 1883, 1887। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं, 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई। और देखेंगे, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930 को। आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ किया था या प्रारंभ किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप सभी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ठीक है, 1 मार्च 1920, मई 1920, 1 अगस्त 1920 या 1 दिसंबर 1920। आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। आमरण अनशन से या केसरे हिंद का पादक वापस से, दांडी यात्रा के द्वारा या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना करके। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं कि दांडी यात्रा से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया, शुरू किया या आरंभ किया। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक, रविंद्र टैगोर ने अपनी किस उपाधि को त्यागा था, आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गांधी यूरिन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं कि गांधी यूरिन पैक्ट को गांधी समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता या गांधी यूरिन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने ऑनलाइनर में बताया था। ठीक है, अगर ऑनलाइनर कर लेते हैं तो इसमें के हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में देते चलिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, किसे माना जाता है। मैंने इसका भी आंसर दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है। पहला है आनंद मोहन बसु, दादा भाई नौरोजी, प्रमोद चंद्र बनर्जी, एयो ह्यूम। तो आप सभी को इस प्रश्न का आंसर मैंने ऑनलाइनर में ही दिया था कि एयो ह्यूम को क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है और उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे प्रमोद चंद्र बनर्जी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एयो ह्यूम। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी एयो ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आर्म्स एक्ट किसने लागू किया। मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ था कि लॉर्ड लिटन के समय, किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय 1889 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय आर्म्स एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न को बताया था और इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों के पास अस्त्र रखने के गैर कानूनी घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ समझौता। इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन 1916, 1918, 1920 या 1922। तो आप सभी जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं लखनऊ समझौता। ठीक है, जल्दी से बता रहे हैं आप सभी 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रॉलेट एक्ट
रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या काला बाजार रोकने के लिए। ठीक है, कालाबाजारी रोकने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं ऑप्शन ए, क्रांतिकारी गतिविधियों को और अंकुश लगाने के लिए। ये मैंने ऑनलाइनर में भी बताया था कि रॉलेट एक्ट कानून आया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा करके किसी भी व्यक्ति को, मतलब 1919 ईस्वी में आया हुआ था, और इससे किसी भी व्यक्ति को बिना कानून, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसका कारण था कि क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय उग्र हो रही थी और उसको अंकुश लगाना। ठीक है, अंक 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां और या सीमांत गांधी है? तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है अब्दुल खान, अब्दुल गफार खां, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी या आगा खान। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे जल्दी से। तो आप सभी जानते हैं खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगा खां के बारे में आप सभी क्या जानते हैं? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां, और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां थे। और आगा खां और उसके साथ साथ और एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था आप सभी बताएंगे? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया था? 1906 ईस्वी में किया था। ये मैंने आपको उन ऑनलाइनर में बताया था, याद करते हुए चलेंगे। सर सैयद अहमद खां ने 1877 में मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में अभी हम लोग देखें। ठीक है, आगे समझते हैं। पूना समझौता, पूना समझौता निम्न किसके मध्य संपन्न हुआ? गांधी जिन्ना, गांधी अंबेडकर, या परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक मांझी या लाला लाजपत राय के बीच? तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं। गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच पुनः समझौता हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? डायर समिति, या मॉन्टेस्क्यू समिति, या चैमफोर्ड समिति, या हंटर समिति? आप सभी जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति का नाम था हंटर समिति, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, या दूसरा साहित्य और समाचारों पत्रों का प्रकाशन, भारत में राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे। आपने ऑनलाइनर वाला वीडियो कर लिया होगा, तो इस प्रश्न में सभी बन जा रहे होंगे। आप सभी को बताया गया था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष के भावना के कारण भारत में राष्ट्रवाद हुआ था। ये मैंने सबसे पहले बताया था ऑनलाइनर में। ठीक है, तो आप लोग पहले उसको देखें, उसके बाद इसके प्रश्नों को उत्तर दें। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? पहला, नमक कानून भंग करने के लिए। दूसरा, ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध करने के लिए। तीसरा, व्यापारियों का विरोध करने के लिए, या उद्योगपति का विरोध करने हेतु? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं कि नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने साबरमती की स्थापना अहमदाबाद में की थी। आप सभी जानते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रामपा विद्रोह, मैंने इसको भी बताया था कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। ऑप्शन ए है 1916, 1917 या 1918 या 1919 ईस्वी। ठीक है, आप सभी जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में रामपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? आप सभी को बताया गया था ऑनलाइनर में कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो उस समय मैंने बताया था कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1919 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन लाया गया था,
लेकिन लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को वापस लिया गया। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? आप सभी जानते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को भी कराया था। तो पहला ऑप्शन 1929 की लाहौर अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन 1931 की कराची, तीसरा 1933 की कलकत्ता, चौथा 1937 की बेलगांव अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे 1929 की लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, आगे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देंगे, बंबई में कांग्रेस साम्राज्यवादियों का दल की स्थापना कब हुई? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1933, 1934, 1935 या 1926 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस साम्राज्यवादी दल की स्थापना हुई थी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो आप सभी जानते हैं किसने और कब किया। सबसे पहले बात करते हैं, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इस प्रश्न का आंसर सही आप लोग देंगे जल्दी से जल्दी। इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, या 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार, या 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास, या 1928 ईस्वी में लालचंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं कि 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया? इस प्रश्न को भी किए थे हम लोग। पहला ऑप्शन है 6 मार्च 1930 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 12 मार्च 1930 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, या 25 मई 1930 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून। दांडी में हम लोगों ने पढ़ा था कि 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी। इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन एम.एन. जोशी, तीसरा ऑप्शन सत्य भगत, चौथा ऑप्शन एम.एन. रॉय। इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं एम.एन. रॉय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ, अग्गा खां, सैयद अहमद खां, या नवाब वकर उल मुल्क ने? तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इस प्रश्न को भी हम लोग किए थे। पहला ऑप्शन दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों को और लौटो का नारा दिया गया था। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहनदास मालवीय, चित्तरंजन दास। इस प्रश्न को भी कराया गया था। आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज दल के अध्यक्ष थे। ठीक है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 1 मार्च 1932? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था और इसी के चलते हमारा जो संविधान लागू हुआ था
इसी दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और आज इसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पूर्ण स्वतंत्रता घोषित इसी दिन हुआ था 26 जनवरी 1930। यहाँ पर आ गया आर्य समाज के संस्थापक किसने की, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, राधाकांत। दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद ने, या चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और उसके बाद वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। पहला एम एन रॉय, सत्य भगत, सुभाष चंद्र बोस या एम एन जोशी जर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे, तो इस सभी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को हम लोगों ने कहाँ किया था, तो मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था, आप सही बताएंगे, बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था, बारदोली जिले में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग देंगे। पहला ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, या दूसरा है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, या नवंबर 1920 फैजापुर, या दिसंबर 1920 नागपुर। आप सभी 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय खिलाफत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था। तो आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर देंगे 1930 ईस्वी में तुर्की, 1920 ईस्वी में अरब, या 1920 ईस्वी में फ्रांस, या 1920 ईस्वी में जर्मनी के समर्थन में। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ और किस देश के, और तो तुर्की देश के समर्थन में, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। किसके समर्थन में, तो तुर्की का खलीफा हुआ करता था, उसी के समर्थन में। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। पहला ऑप्शन 1920 ईस्वी, दूसरा 1926, 1928 या 1929। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं 1929 ईस्वी में श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन रामपा विद्रोह, दूसरा खोड़ विद्रोह, तीसरा संथाल विद्रोह, या चौथा मोपला विद्रोह। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अली मुसालियर ने किया था। ठीक है, आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं। प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। यहाँ पर पहला है 1924, 1930, 1919, 1920। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। आप सभी मॉडल पेपर में इस प्रश्न को पढ़े हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में खलीफा पद की समाप्ति तुर्की से हो गया। ठीक है, तुर्की में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। इस प्रश्न को भी अभी किए थे। पहला ऑप्शन एम एन रॉय, पी एन रॉय, या पीसी रॉय, या एन के सेन। तो आप सभी जानते हैं एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे। तो आप सभी जानते हैं 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे। इसीलिए इस दिन हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आप सभी जानते हैं गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सब देंगे 1922, 1924 या 1927 या 1928। तो आप सभी जल्दी से बताएंगे कब भारत आया। मैंने आप सभी को बताया था कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ये नवंबर 1927 ईस्वी को, नवंबर 1927 ईस्वी को, नवंबर, आप एक सेकेंड दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया था नवंबर 1927 ईस्वी को 7 सदस्यीय एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। और इसका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था। इसी को हम लोग बोलते थे स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था, जिसको साइमन कमीशन के नाम दिया गया था। और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ये 7 सदस्यीय था। जैसे ही 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, तो वहां के लोगों ने, मैंने बताया था कि काले झंडे और हड़ताल करके प्रदर्शन किया था और वहीं पे साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1928। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा था कि किस वर्ष आया, तो 1928 में आया। ठीक है, अब पूछा जाएगा किस वर्ष गठन किया, तो 1927। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928, ऑप्शन डी। कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक किस स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक स्थापना किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन 1929, 1930, 1931, 1934। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग देंगे 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 41 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? राम गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एनी बेसेंट, या रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ ठाकुर, या चौथा अब्दुल कलाम आजाद ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की, यहाँ पर पहला ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज वाशिंगटन चर्चिल, या मैकडोनाल्ड, या एटली। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, कहाँ हुआ, किस पे लागू हुआ था बताना है? उद्योगपतियों पे, व्यापारियों पे, श्रमिकों पे, या किसानों पे? तो आप सभी जानते हैं तिनकठिया व्यवस्था जो था किसानों के ऊपर लागू हुआ था, जो कि अपने खेत का 3/20 भाग पे नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, टाटा भगत आंदोलन किन आदिवासियों ने किया था? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? संथालों में, कोलों में, भीलों में, या औरो औरों में? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरों में हुआ था टाना भगत आंदोलन। अगले लास्ट और प्रश्न की तरफ देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति के संस्थापक कहा की गई? काबुल में, या पेशावर में, या जर्मनी में, या कनाडा में? आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं कि जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी। तो आप सभी जानते हैं बाड़ाबंदी आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आप सभी को सबसे पहले बता दें कि उस सारे के सारे ऑनलाइन अपने कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद ही वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखें, आपके लिए सही रहेगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1948, 1958, या 1962, या 1966? तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं 1966 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की गठन या स्थापना की गई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, या जर्मनी? तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड या ब्रिटेन। मैंने पहले ही बताया था कि औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। यानी समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन, लुई वाला, कार्ल मार्क्स, या लाला लाजपत राय? तो ये तो प्रश्न पिछले चैप्टर के, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है, फोर्थ लेसन का भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ऑनलाइनर बना दिया गया है। ऑनलाइनर वाले सीरीज में जाकर देख लेंगे और उसमें प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कराए गए हैं।
तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखेंगे 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई, कलकत्ता, मुंबई या पटना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अब अभी इस वीडियो में हम लोग किए थे, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न के, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, कभी कभी पूछ देता है कब प्राप्त हुआ, ठीक है। इंग्लैंड में या ब्रिटेन में स्त्रियों को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन ए यहाँ बताएंगे आप सभी 1838, 1881, 1918 या 1828। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं 1918 ईस्वी में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। स्पिनिंग जेनी, मैंने बताया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, आप सभी जल्दी से कमेंट करेंगे। 1769, 1770, 1773 या 1775। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी जाएंगे कमेंट बॉक्स में 1838 या 1858 या 1881 या 1911। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, वार्म फेम या स्पेनिंग फेम किसने बनाया, जेम्स हारग्रीव्स या कॉम्प्रेट या रिचर्ड आर्कराइट या एडम आर्कराइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा स्पिनिंग फेम का आविष्कार किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, हेम्फ्री डेवी, जॉन के या जेम्स हैमग्रीव्स या जेम्स वाट। तो आप सभी जानते हैं जेम्स वाट वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। हेम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, जेम्स हैमग्रीव्स ने किसका, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ कब से हुआ, 1907, 1916, सॉरी 1914 या 1916 या 1919। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगले यहाँ पर देखेंगे, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की, 1854, 1907, 1915 या 1923। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संस्थापना कब हुई, 1848, 1881 या 1885 या 1920। तो आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में की, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो 1850 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष पारित हुई, अभी किए हम लोग 1917 या 1928 या 1919 या 1920। तो आप सभी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1918 है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार व्यवस्था इंग्लैंड में वर्ष की गई। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, बंगाल, बंबई, मद्रास या बिहार। इस प्रश्न का आंसर सभी आप सभी देंगे। तो बंबई में पहली जूट मिल का स्थापना की गई, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला, अभी इस क्वेश्चन को किए हैं 1845, 1850, 1852 या 1853। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में बंबई में पहला कपड़ा मिल खुला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला, इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या जापान में। तो आप सभी जानते हैं इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन चला, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे, पहला प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित की। तो आप सभी जानते हैं जमशेदपुर या बंबई या मद्रास या अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं कि जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में
जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना या आयरन संयंत्र की स्थापना की थी। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने करवाया? जॉन के या हेम्पी हारग्रीव्स या कैप्टन कैम्पटन ने या फुल्टन ने फुल्टन ने। तो इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे जॉन के ने, यानी जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? जेम्स हेम्प्रीज, जॉन के या कैम्पटन या हेम्पी डेवी? आप सभी जानते हैं हेम्पी डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने किया था। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे 1910 या 1951 या 1955 या 1962 ईस्वी में। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खान उद्योग या परिवहन उद्योग? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कपास ओटन की मशीन किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड आर्कराइट या इली व्हिटनी या वेसेमर ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि इली व्हिटनी ने कपास ओटने की मशीन बनाई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार? निम्नलिखित में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, बताएंगे आप सभी। जेम्स हारग्रीव्स या कैम्पटन ने और रिचर्ड आर्कराइट या एडम कार्टराइट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं ऑप्शन डी, एडम कार्टराइट। एडम कार्टराइट ने जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का आविष्कार किया। 1928 ईस्वी में ग्राई पाउडर कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया गया था? बालकृष्ण, विद्या देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, धन देवी, लक्ष्मी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं विद्या देवी सरस्वती को 1928 में ग्राई पाउडर कैलेंडर पर मतलब चित्र अंकित किया गया। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? टॉमस न्यूकॉम्ब या जेम्स वाट या जॉन स्टीफेंसन या रॉबर्ट फुल्टन? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं जेम्स वाट ने सबसे पहले वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं आप सभी को। क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आयतिक कपड़ों में मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार चित्र छपे होते थे? भारतीय नेताओं के या महाराजा रणजीत सिंह के या भारतीय पशु के या भारतीय देवी देवताओं के? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के चित्र छपे होते थे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज किसने किया? पहला ऑप्शन हेम्पी डेवी, अब्राहम टर्बी या वेसेमर या टॉमस वेल? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं क्या होगा? टॉमस वेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जाएंगे अब्राहम डेवी में लोहा गलने की प्रक्रिया की खोज की। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस कारण से अधिक इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? जनसंख्या वृद्धि या सस्ते मजदूरों की उपलब्धता या इंग्लैंड में कृषि क्रांति या उद्योगों की राजकीय संरक्षण? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उद्योगों की राजकीय संरक्षण के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहला अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप जानते हैं
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में किया।